जीवन की रेस में जीतने से पहले शरीर को दौड़ने लायक बनाइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका आपकी अच्छी सेहत को समर्पित एक ऐसे कार्यक्रम में जहां आपकी हर दुविधा का मिलेगा जवाब। तो शुरू करते हैं आपका ये खास कार्यक्रम जो आपके लिए हम लाए हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। देखिए, गठिया या अर्थराइटिस आजकल बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है, कॉमन डिजीज, कॉमन बीमारी के रूप में। भारत में लगभग 18 करोड़ लोग अर्थराइटिस की बीमारी से प्रभावित हैं, जूझ रहे हैं। अब 2011 के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स के स्टडी के अनुसार सिर्फ घुटनों के अर्थराइटिस से 6.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। ये रोग आज ना सिर्फ बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि इसकी चपेट में नौजवान यानी युवा भी आ चुके हैं, आ रहे हैं। अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के शरीर में काफी दर्द होता है, पेन होता है। अर्थराइटिस घुटनों और कूल्हे की हड्डियों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। इससे बचाव के लिए कुछ घरेलू उपाय और नॉन सर्जिकल उपचारों से अर्थराइटिस से होने वाले दर्द को, सूजन को कम किया जा सकता है। चलिए हम सबसे पहले डॉक्टर से समझते हैं कि अर्थराइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, गठिया के लक्षण क्या होते हैं और गठिया रोग से बचाव अगर कैसा किया जा सकता है वो हमें एक्सपर्ट्स बताएंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुधीर श्याम जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज आपसे हमें जानकारी लेनी है, ये एक ऐसा विषय है सुधीर श्याम कि बहुत से लोग इससे परेशान हैं और लोगों को जब ये रियलाइज होता है, जब उनको पता चलता है कि उनको अर्थराइटिस हुआ है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ये इसको अगर आप सरल भाषा में आम लोगों को समझा पाएं कि ये बीमारी असल में है क्या, शुरुआत कैसे इसकी होती है, विस्तार से सुधीर जी। धन्यवाद शिवम जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, गठिया जो सरल भाषा में अगर बताया जाए कि गठिया क्या होती है, तो गठिया होता है जोड़ों का घिसना। ये ये बीमारी कारण हो सकता है या एज रिलेटेड हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक टर्म यूज करते हैं हम लोग जी। जो सबसे कॉमन गठिया है। वो एक वियर एंड टियर प्रक्रिया है जो सब में होनी है। एक समय के बाद जैसे हमारे बाल सफेद होने हैं, हमारी स्किन पे झुर्रियां पड़नी है, वो चीजें ओल्ड होनी है, वैसे ही धीरे धीरे जो है, जैसे हमारी जोड़ भी, हम बचपन से जब से एक आदमी चलना स्टार्ट करता है तब से वो आपका वजन ले रहे हैं, घुटने आपके कूल्हे, जी। तो धीरे धीरे वो वियर एंड टियर होने लगता है, धीरे धीरे वो घिसने लगते हैं। क्योंकि एक कार्टिलेज जो कि घुटने के ज्वाइंट्स के एंड्स जो होते हैं, जो बोन के एंड्स होते हैं, उस पे एक कार्टिलेज होता है जिसको हाइलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वो वियर एंड टियर होने लगता है, जो कि एक एजिंग का प्रोसेस है। तो धीरे धीरे जोड़ घिसने लगते हैं। उसके नीचे होती है हड्डियां, जो कार्टिलेज होता है उसकी कोई ब्लड सप्लाई होती है ना नर्व सप्लाई होती है। लेकिन कार्टिलेज जब धीरे धीरे घिस जाता है, उसके नीचे जो बोन होती है उसमें नर्व सप्लाई होती है। तो इसीलिए जब धीरे धीरे वो घिसावट स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे दर्द भी आना शुरू हो जाता है, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, रेस्टिंग में पेन आता है। दूसरे और कारण जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ये सब कारण जो होते हैं ये थोड़े से कम है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डॉक्टर कॉज साहब, है, ये जो आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं वो तो सबसे रेयर माना जाना चाहिए, या फिर वो 1% लोगों रेयर में? नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि रेयर है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर बहुत 95% है तो ये सामान्य पॉपुलेशन में 3 से 4% ही है, जो बिल्कुल कि एक बिल्कुल। तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। मीन इसमें आपके शरीर के अपना ही इम्यून सिस्टम जॉइंट्स पे अटैक करने लगता है, जिसके कारण से जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो लेट एज में होता है, ये यंग एज में ही आ जाता है, यंग एज में। और ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली घुटने को इन्वॉल्व करता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस शरीर के मोस्ट ऑफ दी जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स, कंधे, घुटना, कूल्हा, सबको इन्वॉल्व कर सकता है। एक अगर इसकी शुरुआत की अगर मैं आपसे बात पूछूं कि आपने कार्टिलेज की बात की, कार्टिलेज वेयर एंड टियर होता है, कार्टिलेज के बाद बोन आती है। कार्टिलेज जब वहां पर खत्म होने लगता है उसके बाद क्या हड्डियों के टकराने की संभावना होती है? ये उस तरीके जी से जी, इसको देखा जाए? आपने बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे क्या होता है, दोनों जो जॉइंट्स के बीच, दोनों जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अगल बगल हड्डियां होती हैं, जी। तो धीरे धीरे हड्डियां आपस में जब रगड़ने लगती हैं तब वो धीरे धीरे पेन आता है। कार्टिलेज जो होता है वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो इसको रोकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक बात देखी है कि जब भी कोई अपना नी का ऑपरेशन कराता है, डॉक्टर साहब सरल भाषा में समझाया जाए तो उन दोनों हड्डियों को काट दिया जाता है, उसके ऊपर जी एक जॉइंट लगा दिया जाता है और उसके ऊपर आर्टिफिशियल। जो एक पटेला जिसको कहा जाता है सरल भाषा में, या फिर नी कैप जिसको कहा जाता है, ये सब नेचुरल चीजों को क्या निकाल दिया जाता है? अगर ये फाइनल स्टेज की बात की जाए तो जरा सा उसका बताते हुए। नहीं, हम लोग निकालते नहीं है। जैसे एक का जो कार्टिलेज है ना, जी एक तरह से सरल भाषा में बताया जाए तो हम उसी कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर को जी। हम आर्टिफिशियल कर देते हैं। ठीक है ठीक है, तो वो एक बस आर्टिफिशियल कार्टिलेज के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि वो है। जी, तो उसमें नी कैप भी रिप्लेस करना आवश्यक होता है जब वो, या फिर उसको वैसे ही रखा जाता है? वो वैसे भी रख सकते हैं और कई कंडीशन में नी कैप भी रिप्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका अंदर का सरफेस रिप्लेस होता है। कुछ भी हम पूरा निकाल नहीं देते, क्योंकि नी कैप बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके नी के फंक्शन के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संगम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की शुरुआत की है और हम इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल एंड स्टेज तक हम पहुंच गए कि आर्थराइटिस आपको हुआ है और उसके बाद आपको अब ऑपरेशन कराना है, और ये आजकल आप देखें तो 50s में 60s में महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके बारे में समझाएं संगम जी कि भाई ये शुरुआत कहाँ से होती है? क्या ये खान पान की परेशानी है कि भाई अच्छा खाया पिया नहीं था, बचपन में न्यूट्रिशन नहीं लिया था, या फिर जो दूध घी इस तरीके के खाद्य पदार्थ हैं वो खाए जाने चाहिए, उससे असर पड़ता है बोन डेंसिटी पर, कार्टिलेज पर? जरा विस्तार से, ताकि मैं जो युवा इसको देख रहा है, जो 20 साल का युवा देख रहा है, चाहे 30 साल का व्यक्ति इसको देख रहा है, वो अभी से सुधर जाए, या फिर बच्चों को जो माता पिता अभी से जो भोजन करा रहे हैं उसमें क्या ऐड ऑन कर देना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए? वहां से शुरुआत करते हैं संगम जी। एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, जी ये पहले होता था कि ओल्ड एज में होती थी। जी। आजकल क्या होने लगा कि अर्ली एज जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो भी बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। 40s के लोग भी बहुत ज़्यादा ओस्टियोआर्थराइटिस के जो है शिकार हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न तो देखो, पहले के लोग जो होते थे ओल्ड एज में इसलिए होते थे कि बिकॉज वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते रहते थे। डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी उनकी होती रहती थी। आज का जो लाइफस्टाइल है वो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, जी तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत मिनिमम हो गई है, मोबाइल फोन्स या मतलब जो भी कह लो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो उसकी वजह से आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती नहीं है, मसल्स जो हैं उसकी वेस्टिंग कह लो, वेस्टिंग हो जाती है। मतलब बेसिकली क्वाड्रिसेप्स मसल होती है हमारी थाई की मसल्स, जी। उसकी वेस्टिंग हो जाने से जो जॉइंट जो है ना उस पर घिसावट ज़्यादा आती है, उसी को फिर ओस्टियोआर्थराइटिस बोल देते हैं। मतलब जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं एज के हिसाब से, वैसे ही घुटने में क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से जो है दिक्कत बढ़ती है, वहाँ पे जो जॉइंट का। संगम जी, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि हाँ मेरे घुटने में थोड़ा दर्द है, हाँ मेरे कमर में थोड़ा दर्द है, कंधे में शायद दर्द होगा, क्या मैं गलत सोया था उस तरीके से, ये लोग अंदाजा बहुत ज्यादा लगाते हैं। आप एक जेनेरिक अगर दर्शकों को समझाएं कि भाई ये अभी आपको ऐसा दर्द महसूस हुआ, वैसा दर्द महसूस हुआ, तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। हमारा कार्यक्रम तो वो देख ही रहे हैं, हम तो कुछ नुस्खे उनको बताएंगे, तरीके बताएंगे, लेकिन कि इनिशियली जितना जल्दी, मैं कहता हूं कि उपचार सब जितनी जल्दी किया जाए उतना आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसको लेट कर सकते हैं कि भाई आप जल्दी उससे ग्रसित नहीं होंगे। संगम जी देखिए, उसके लिए सबसे पहले उसका पता होना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जी। सिम्टम्स ये होते हैं कि देखो, नॉर्मल चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आती, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है, कभी घुटने में आवाज आती है, कट कट की आवाज आने लगती है। तो ये जो सिम्टम्स है वो अगर उनको पता हो कि ये सिम्टम्स ओस्टियोआर्थराइटिस के हो सकते हैं, तब वो बेटर है कि वो एक बार दिखा लें किसी को। मतलब जैसे मतलब अगर किसी आम व्यक्ति को टेस्ट खुद करना है कि भाई मेरी घुटने ठीक हैं, नहीं तो वो सीढ़ियां चढ़कर देखे सबसे पहले, क्या आप ये एक सजेस्ट? चढ़ना उतरना या नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में भी अगर घुटने की कट कट की आवाज आ रही है उसको, तब मतलब उसको एक बार वो खा लेना चाहिए बेटर। ठीक है, बिल्कुल। मतलब डॉक्टरी परामर्श यहाँ पर महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुधीर जी पर भी मैं जाना चाहूंगा, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि संगम जी ने बताया, डॉक्टर सुधीर, कि भाई आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आएगी, उस तरीके की प्रॉब्लम आपको सामना उसका करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कितना खतरनाक ये हो सकता है और इसको आप क्या रिवर्स कर सकते हैं? जब आपको पता लगा कि मुझे ये मेरे घुटने टक टक कर रहे हैं, बहुतों के जॉइंट से आवाजें आने लगती हैं, और वो अभी जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे शायद वो चेक भी कर रहे होंगे कि कोई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी तर्ज पर क्या वो शुरुआत हो चुकी है अर्थराइटिस की? देखिए,
सबसे पहले तो जब पहली बात हमने बोली कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग प्रोसेस है। देखिए, हम इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, जो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसे रिवर्स कर देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, स्लो डाउन। इसको हम धीरे कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से, कुछ खान पान से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि कार्टिलेज की अपनी ना ब्लड सप्लाई है ना नर्व सप्लाई है, बिल्कुल। लेकिन लाइव सेल्स हैं वो, तो उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है साइनोवियल फ्लूइड से मिलता है, और वो फ्लूइड जब हम मूवमेंट करते हैं तो सारे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। इसीलिए बोला गया है कि एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स को हमेशा उसके मूवमेंट को उनसे न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसको वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं। पर डॉक्टर पहली बात तो ये साहब, जैसे किसी को अगर वो हो गया आर्थराइटिस की फर्स्ट स्टेज पे, वो आ चुका है, और आपकी तरफ से जो बात कही जा रही है कि भाई जितना चलेंगे, जितना बॉडी मूवमेंट रहेगा, उतना आपके साइनोवियल फ्लूइड बढ़ेंगे तो कार्टिलेज डेवलपमेंट में काम आएगा, लेकिन फिर वो ज्यादा एक्सरसाइज भी करे तो भी उसका दर्द बढ़ जाता है, तो उसके पास उपाय क्या? वो डरता बहुत है जो भी इससे ग्रसित हो जाता है। देखिए, पहले तो अगर उसको दर्द हो रहा है, या दर्द जैसे वो कंटिन्यूअस हो रहा है, वो अगर 1 महीने तक उसे चढ़ने में परेशानी हो रही, सीढ़ियां चढ़ने में, या बाकी दिक्कतें हो रही हैं, पालथी मार के बैठने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है एक डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। हम लोग एक नॉर्मल, एक जो बहुत छोटी सी जांच है, 200-300 रुपए में हो जाती है, एक एक्सरे करते हैं, एक स्टैंडिंग एक्सरे करते हैं, और वो हमको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमको एक आइडिया दे देता है कि अभी किस स्टेज में है, ये अभी दवाइयों जैसे की दवाइयां या पेन किलर्स या इंजेक्शंस कुछ हैं, या एक्सरसाइजेज कुछ हैं, उनसे ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, या हमको अगर एडवांस स्टेज में है तो हमें और जो नी रिप्लेसमेंट या बाकी चीजों के लिए जाना पड़ेगा। तो एक एक्सरे एक छोटी सी जांच है, जो हमें लगता है कि किसी भी, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एक एक्सरे छोटी सी जांच करा के और आपको जो है वो सलाह दे देगा कि अभी आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। मान लीजिए सुधीर साहब कि भाई एक व्यक्ति के घुटने बोलना शुरुआत हो चुके, क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस स्टेज पर भी आएंगे, जो वाकई इससे परेशान है वहां तक उसको शुरुआत हो गई, उसके एक्सरे में कुछ डिटेल में नहीं आया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अर्ली स्टेज है, तो उसमें उसको क्या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए? अगर मसल्स की एक्सरसाइज, अदरवाइज वो अगर ज्यादा प्रेशर डालेगा तो ये जो अगर हड्डियां दो टकराएंगी वो तो और ही घिसने लग जाएंगी, तो वो किस तरीके से? एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें प्रेशर, एक्सरसाइजेज पर्पज होता है कि मांसपेशियों को मजबूत करना, ताकि जो उस घुटने पे जो प्रेशर है वो मांसपेशियां उसको एक तरह से बैलेंसिंग फैक्टर होती है। मांसपेशियां उसको अगर स्ट्रांग होगी, जैसे बोला गया कि क्वाड्रिसेप्स अगर स्ट्रांग होगा तो वो काफी हद तक जो है उसके पेन को कम कर देता है, ज्वाइंट पे लोड को कम कर देता है, तो वो जो घुटना है वो ज्यादा देर चलता है, वो ज्यादा दिन तक चलेगा और आप पेन फ्री भी रहेंगे। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि भाई कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको डॉक्टरी परामर्श से, मैं तो कहता हूँ फिजियोथेरेपी करवा ले व्यक्ति। अगर जैसे सबसे बड़ा फैक्टर है वेट, अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली एक विशियस साइकिल है एक्चुअली में ऑस्टियोआर्थराइटिस में, अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उस घुटनों पे ज्यादा वजन पड़ता है, तो वो क्या करता है, वो बैठ जाता है, वो चलना फिरना कम कर देता है, बिल्कुल, और चलना फिरना कम कर देगा तो फिर उसका वजन और बढ़ जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल है, उस साइकिल में अर्ली इंटरवेंशन इसीलिए जरूरी है ताकि उस विशियस साइकिल को तोड़ा जा सके, ताकि पेशेंट मोबाइल हो सके और ताकि वो चल सके। ठीक है, ये आपकी बात को भी मैंने समझा। संगम जी भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा उनका वीडियो भी अगर ठीक है। हाँ संगम जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि फिजियोथेरेपी की वो स्टेज की शुरुआत हमने अब कर दी है, तो उसमें किस तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं जो अमूमन अगर आम व्यक्ति देख रहा है? क्या स्ट्रेचेस करना वहां पर ज्यादा बेहतर माना जा सकता है? स्ट्रेचेस से वहां पर इंप्रूवमेंट मिल सकती है या फिर नहीं? एक्सरसाइज से जब हम सोचते हैं, मतलब जनरल पॉपुलेशन जो सोचती है ना एक्सरसाइज से, वो जिम, सबसे पहले उनके माइंड में जिम आता है, बट घुटने के लिए जिम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज जो होती हैं वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बेसिकली किसी भी मतलब कुर्सी पे या स्टूल पे बैठ के उनको अपना बिल्कुल टांग सीधा करके और अपना पंजा है वो अपनी तरफ खींचना चाहिए। ये हम ऑफिस में बैठ के अपने चेयर पर कर सकते हैं आराम से, आप कह रहे हैं? तो अपना टांग सीधा उठा के अपना टांग सीधा उठा के और पंजा अपनी तरफ खींच के 10 तक होल्ड करना रहता है, और एक टाइम में एक बार। तो ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बिल्कुल, इसको एंकल पंप क्वाड्रिसेप्स स्टैटिक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बेसिकली एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अगर ये आप दिन में मतलब 3 से 4 बारी करें और 15-15-20 मिनट एक टाइम पे करें तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उससे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, जिससे कि जॉइंट जो है उसके घिसना जो है स्लो हो जाता है, जैसे सर ने भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं।
रिवर्स नहीं कर सकते, बट हम उसको डिले कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा टाल सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए आयु तो एक सीमित ही है हर व्यक्ति की, लेकिन उसको जितना बीमार वो लेट हो, कि भाई अगर बाल सफेद हो तो लेट हो, बाल गिरें तो लेट गिरें, हड्डियां घिसें तो लेट घिसें। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये आप नोट करेंगे कि भाई शरीर में कई बदलाव आते हैं, और चाहे जहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज उनके पास जो बच्चे वहाँ पर होते हैं, तो क्या उनके कैल्शियम इनटेक में गड़बड़ी के चलते अक्सर मैंने देखा है अमूमन माताएं बहनें जो हैं वो जोड़ों के दर्द से ज़्यादा ग्रसित हैं, और क्योंकि वो मोटापे का एक स्टेज आता है महिलाओं का, उससे उसको रिवर्स कर पाना, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि भाई जो मोटा हो जाता है उसके बाद वो एक्सरसाइज से और डरता है कि भाई मुझे और दर्द होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जिसका वजन अमूमन ज़्यादा है और उसको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो क्या करे, कैसे बैठ के एक्सरसाइज करे, उसके लिए क्या उपाय? वो तो डर के बैठा, वो सोचता है कि अब मैं बस सहारा लेके ही चल पाऊंगी या चल पाऊंगा। सबसे पहले तो देखो, अगर सपोज कोई ओवरवेट है तो उसको बेसिकली डाइट फॉलो करनी चाहिए, डाइटिशियन से मतलब गाइडेंस लेके प्रॉपर डाइट फॉलो करे। अगर वो स्टार्टिंग इनिशियली में तो वो एक्सरसाइज के लिए इतना प्रेरित नहीं रहेगा, बट डाइट फॉलो करेगा तो उसका वेट कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है। जैसे ही वो अपना वेट रिड्यूस कर लेगा तो हिल भी मतलब इन गुड कंडीशन की वो एक्सरसाइज कर पाए, ठीक है, तब उसको एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। बट एक बार उसका वेट जो है थोड़ा सा नॉर्मल रेंज के अंदर आए, उसके बाद वो एक्सरसाइज करे तो बेटर रहता है। ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज डॉक्टर बोलिए। इनिशियली डाइट पे कंट्रोल करना मतलब फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप डाइट पे कंट्रोल करने की बात कहते हैं तो क्या मीठा आप यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे? मीठा खाना है, नहीं खाना है? और क्योंकि आप हड्डियों को भी समझते हैं, आप मांसपेशियों को भी समझते हैं, एक मैंने देखा है कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, वो चाहे घी खाएं, वो चाहे बटर खाएं, वो चाहे मीठा खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, वो उनको कोई असर नहीं पड़ता। और अमूमन जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाले हमारे जैसे लोग हैं, वो मीठे से भी परहेज करते हैं, वो फैट से भी परहेज करते हैं, और बीमार भी यही लोग पड़ रहे हैं। देखिए, सबसे अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं वो शुगर भी नहीं खाते, फिर भी उनको मतलब ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही है कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, इसलिए मतलब ये सब दिक्कतें आती हैं। तो एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी, चाहे मतलब वॉकिंग अगर वो करें ना 10,000 स्टेप या 5,000 स्टेप से भी स्टार्ट करके, तो वो इसका सोल्यूशन मतलब निकल जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ दिस जो भी बीमारियां होती हैं, अगर आप वॉकिंग भी करें डेली तो भी आपका बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वैसे सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुधीर साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि अगर एक सेट पैटर्न में आप लोगों को एक जेनेरिक एडवाइस अगर दे सकें कि भाई अब उसको लग रहा है कि शायद मेरी हड्डियों में दर्द है और मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की ओर बढ़ रहा हूं, या रूमेटॉइड तो खैर ना ही कोई जाए, लेकिन अगर वो इससे शिकार होने वाला लगता है, उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है, कौन से ऐसे मतलब एक्सरसाइजेस के बारे में और डाइटरी चेंजेस के बारे में आप समझा पाएं लोगों को, ताकि वो उसको अभी से फॉलो करें, चाहे वो अर्ली 20s में हो, लेट 20s में हो, अर्ली 30s में हो, लेट 30s में हो, या फिर 40s या फिर लेट 40s, इस अनुसार। सुधीर जी। जैसे एक्सरसाइज के बारे में इन्होंने डॉक्टर संगम ने भी बताया कि पैर सीधा करने वाली क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज जो बोलते हैं वो घुटने के लिए सबसे अच्छी है। बाकी नॉर्मल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, जैसे आपने बताया वॉकिंग कर रहे हैं, कितनी देर वॉक करना चाहिए कॉमन, क्योंकि मैं चाहता हूं लोग समझ जाएं कि भाई बड़ा सिंपल, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल 20-30 मिनट वॉक इज एनफ। डेली करना है? डेली करें 20, जी जी बोलिए। अलग अलग हैं उसके बारे में भी, लेकिन यूजली 20-30 मिनट वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ओके। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे उनको किसी को पेन हो गया है तो पहले तो हम लोग कंजर्वेटिव जैसे नॉन सर्जिकल जो उपचार होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, अपना एक्सरसाइज करें। जैसे पेशेंट को सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से घुटने पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वियर एंड टियर बढ़ जाता है। सीढ़ियां चढ़ना, स्क्वैटिंग करना, जैसे नीचे बैठना या पालथी मारना, वो थोड़ा पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे नी पे स्ट्रेन पड़ता है। अगर जैसे पेशेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे सुबह वॉशरूम जाना होता है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो अगर ऐसे पेशेंट हो जिसमें एडवांस स्टेज आर्थराइटिस होती है तो हम उनको बोलते हैं कि आप कमोड का इस्तेमाल करें ताकि आपको दर्द कम हो, क्योंकि पेशेंट को सबसे ज्यादा पेनफुल वही होता है। बाकी चीजों से तो वो परहेज कर लेता है, लेकिन हमारे जो इंडियन सिनेरियो है जहाँ पे हम लोग इंडियन टाइप का टॉयलेट यूज करते हैं तो उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। बहुत ज्यादा पेशेंट जो आते हैं हमारे पास वो पहला कंप्लेन ये कहते हैं सर हमको बहुत ज्यादा दिक्कत इसी से है ज्यादा, बाकी टाइम तो हम रेस्ट करते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा दर्द नहीं है। तो पहले तो एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वेट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेट आप कम कर लेंगे तो अगर एडवांस स्टेज में भी है तो भी पेशेंट को काफी पेन में रिलीफ हो जाता है, पेशेंट अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर लेता है। एक्सरसाइजेज
वेट लॉस, खान और पान, जैसे आपने बोला कि सुधीर मीठा। जी, इसमें खाने में क्या, खाने में किस तरीके का खाना कि भाई अगर बोन के लिए जो अच्छा खाना है, मसल्स के जी, लिए अच्छा खाना है, कार्टिलेज के लिए अच्छा खाना है, कोई चार टिप्स बता दीजिए। अगर ओवरऑल भी मैं बोलूं तो हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे आर गुड फॉर हेल्थ, दे आर गुड फॉर वेट ऑल्सो, मतलब आपका वजन भी कंट्रोल रखते हैं, आपके लिए फायदेमंद भी हैं। जी। जंक फूड नहीं खाना है। दूसरा, आप जो मीठा मतलब शुगर, जैसे आप मीठा खा रहे हैं वो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है, छोटे सी चीज में आपकी बहुत ज्यादा कैलोरी इनटेक हो जाता है, तो उससे आपका वजन बढ़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पर आपको। सुधीर जी, कोई मीठे खाने में अगर क्या वो शुगर रिफाइंड को अवॉइड करके अगर जैगरी यानी गुड़ वगैरह ले तो वो ज्यादा संतुलित होगा या कि फिर? आज के डेट में जैगरी भी पहले कहा जाता था, अगर आप बहुत शौकीन हैं तो जैगरी ले सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जितनी भी स्टडीज हैं वो उसको भी मतलब जितना भी वो मिनिमल इंटेक के लिए एडवाइस कर रही हैं। तो मतलब जितनी भी मीठे से परहेज करना पड़ेगा, परहेज, जी जी, चाहे आप करना डायबिटिक हैं या नहीं है। नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर डायबिटिक हैं तो फिर वो तो परहेज करना ही, लेकिन अगर डायबिटिक नहीं भी है फिर इसको अवॉइड करना। अब अवॉइड संगम कर। जी, आपने यहाँ पर बताया कि एक्सरसाइजेस क्या करनी है और आपने बताया क्या खाना खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। अब किस स्टेज में सर्जिकल की ओर बढ़ा जाए कि अब डॉक्टर कहता है कि नहीं, वो एक्सरे देखते हैं, वो सीधा ये बताते हैं कि भाई आपको तो रिप्लेस कर लेना चाहिए, और फिर आदमी कहता है अच्छा, वो डर जाता है कि भैया मुझे रिप्लेस घुटना कराना पड़ेगा। और करवाना कब जरूरी है, कब सही है, करवाने के बाद कितना लाभ कितना नुकसान, इसके बारे में जरा सा। देखिए, जैसे हम एडवांस स्टेज की बात करें, मतलब बेसिकली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम अपना ऑपरेशन के लिए डिसाइड करें या ना करें, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़ मतलब हैम्पर हो रही हैं, डेली एक्टिविटीज़ करने में आपको परेशानी हो रही है और चलने फिरने नॉर्मली वॉशरूम तक भी जाने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, जी देन मतलब हम सोच सकते हैं कि घुटने रिप्लेस करवाने चाहिए। जी, जी। उसी के लिए बस वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, नॉर्मल चलने फिरने में, घर पे भी आप वॉक कर रहे हैं तब भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तब हम सोचना चाहिए कि हमें घुटने रिप्लेस कराने चाहिए। बिल्कुल, दैट इज मतलब बहुत बहुत लेटर स्टेज में, उसमें भी कोई एज ग्रुप होता है क्या या नहीं, उसमें केस टू केस वेरी करता है? एज ग्रुप की जो मतलब हम जो एज ग्रुप डिफाइन करते थे वो 60 के बाद डिफाइन करते थे, बट आजकल क्या 40 के बाद ही मतलब लोगों में आर्थराइटिस देखने को मिल जाता है। तो क्या तो 40 साल के लोगों के भी घुटने चेंज हो रहे हैं आज की डेट में? जी जी जी। तो ये तो उसका बेहद। मेन पता है, मेन कारण उसका ओवरवेट की वजह से है। आजकल ज़्यादा लोग मतलब अपना वेट जो है ध्यान रखते नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी स्टेज में भी बहुत जल्दी एज में भी आ जाती है। ठीक है। तो इस वो इस चीज़ में क्या मतलब रिप्लेसमेंट देखने को मिलता ये है। बेहद खतरनाक है। डॉक्टर सुधीर जी, अगर किसी के माता पिता को अर्थराइटिस है और यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हैं, या मान लीजिए चाहे वो उनकी मदर के साइड में हो या फादर या माता की तरफ या पिता की तरफ में, तो कितनी संभावना बच्चे को होने की होती है? ऐसी कुछ साइंटिफिक स्टडीज हैं क्या जो सजेस्ट करती हैं कि अगर पेरेंट्स में है तो ट्रिकल डाउन करेगा, नीचे भी आएगा, बच्चों को भी होगा, जैसे डायबिटिक में होता है और तमाम जो और बीमारी है उस केसेस में संभव है? क्या जेनेटिक संभावना है यहाँ पर? बहुत ऐसे शोध आए हैं जो इस चीज को करते हैं, मतलब इसको कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन इसका जैसे मैंने पहले बताया कि वियर एंड टीयर डिजीज है, तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यस इट इज देयर। क्योंकि जैसे कहते हैं, बहुत लोग होते हैं कि हम 60 में ही हो गए, हमारे बगल में एक दादाजी वो 80 में भी चल रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको कार्टिलेज किस तरह से मिला है, जो आपके पेरेंट्स से मिला है, जो वो भी उसकी क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपका जो अपना रूटीन जो उसको नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर बोलते हैं, जो आपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए। और दूसरा ये कि आपकी कैसी मतलब दिनचर्या है, आप कैसा वो कर रहे हैं, तो दोनों चीजों का एक मिक्सचर होता है। लेकिन जेनेटिक्स का रोल है, यस देयर इज, डॉक्टर बट सुधीर बहुत साहब, ज्यादा ये नहीं। डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली तरफ तो नहीं जा रहा है कि भाई देखिए, जो अगर पेरेंट्स स्ट्रांग होंगे तभी बच्चे जाके उतने उतने शक्तिशाली हों? ये तो बिल्कुल ही है कि जो जेनेटिक्स में है वो तो रहेगा ही। पर सुधीर डॉक्टर साहब, ये आप बताइए कि भाई हम चाहते हैं कि आने वाली, देखिए अपना जीवन व्यक्ति बिता देता है, चाहता है कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, या तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करे। ये पेरेंट्स को क्या ऐसा करना चाहिए कपल्स को कि भाई वो इतना हेल्दी रहें? क्या ये बचपन से उनके डिसाइड हो जाता है, या फिर एक स्टेज है कि वो एक्सरसाइज हेल्दी लाइफस्टाइल का अपना सकते हैं? अब हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर ओवर जिमिंग की तो भी हड्डियां घिस सकती हैं, उससे तमाम चीजें हैं, वो स्टडीज भी हैं। तो क्या योगा किया जाए, स्ट्रेचेस किए जाएं, क्या किया जाए कि एक आइडियल जो डार्विन वाली थ्योरी पर भी फिट बैठ जाए कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो ये फिट लीनिएज को हम निकालेंगे, जेनेटिक्स खतरनाक मजबूत वाले?
नहीं, देखिए जेनेटिक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे जीन्स में है। मैंने बताया ना कि एक होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, जो चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज से, बाकी चीजों से, मतलब वजन अपना कंट्रोल में रख के बाकी चीजों को। तो ये चीजें हैं जो हमारे हाथ में। जेनेटिक्स तो हमें जो भगवान ने दे दिया, अगर पेरेंट्स भी ऐसा है तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे को हो ही, और अगर पेरेंट्स को नहीं है तो भी बच्चे को हो सकता है। तो जीन्स तो किसी स्टेज पे चेंज हो सकते हैं, उसकी जो बहुत मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो चीजें हैं हमको वही करना जरूरी है, जैसे हमको वेट, एक्सरसाइजेज, बिल्कुल वेट कंट्रोल, जो खान पान है उसको जो है कंट्रोल रखना है। जी। क्योंकि जो जंक फूड है दे कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, वो अच्छा, सूजन करते हैं, ठीक है। और इसीलिए आर्थराइटिस और ये सब चीजें जो है वो बढ़ती है। आप फ्रेश डाइट ले रहे हैं, उसके वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, वो शरीर में इन्फ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। वो उसको सूजन को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इसलिए वो यूजफुल हैं, और वो आपके आर्थराइटिस को भी कम करने में ठीक काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका और संगम जी आपका। डॉक्टर्स, आपने जिस तरीके से अपना कीमती वक्त निकाला और हमें समझाया कि